रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोले आप? एक बच्चा कुछ जवाब दे रहा था। देखिए ध्यान से सारा ऑप्शन देखिए और आंसर अल्टरनेटिव क्वांटिटी इज डिफाइंड। म्यूट करो भाई, खाली आंसर बताने के लिए अनम्यूट करना। क्या इसमें कुछ सॉल्व थोड़ी करना है, इसमें तो आपको जो लगता है कि बताइए आंसर। एसी सर्किट हम लोग पढ़े ना, एसी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में क्या समझे, उसी में से आपको ऑप्शन दे चार ढंग का दिया हुआ है, इसमें से आपको एक बताना है। क्या किसी को नहीं समझ आ रहा? मैम सी नंबर आंसर होगा ना? कौन सा नंबर? हमको ये लग रहा है। ए लग रहा है, बी लग रहा है लोगों को। अच्छा, ए जहाँ तक, ए ठीक है, ए बोल रहे हैं कुछ बच्चे, बी बोल रहे हैं। तो बी का हम आपको जवाब दे देते हैं कि फेज और पोलैरिटी दोनों आपको क्या बताता है, पोजीशन ही बताता है ना। तो मैग्नीट्यूड का कोई महत्व नहीं है अल्टरनेटिंग करंट में, मैग्नीट्यूड भी तो इम्पोर्टेंट है। इसीलिए तो मैं बोले सी, इसमें फेज और वैल्यू दोनों है दिया हुआ। अच्छा ठीक है, तो हाँ हाँ हम सबका आंसर बता रहे हैं आपको। तो फेज और पोलैरिटी दोनों आपको पोजीशन बता रहा है। पोलैरिटी माने पॉजिटिव हाफ में कि निगेटिव हाफ में, फेज में कितना एंगल पे एग्जैक्टली लाई कर रहा है, तो दोनों तो आपको पोजीशन बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड तो आपको कुछ नहीं समझ आया इससे, तो बी नंबर जो होगा वो नहीं है, नहीं है ना बी नंबर। ए नंबर, ए जो बच्चे बोले वैल्यू एंड डायरेक्शन, तो ठीक है, वैल्यू तो एक बात समझ आई कि वैल्यू हमको पता होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए। तो हम एसी सर्किट में डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? डायरेक्शन का पता करने का एक मेथड है ना। हाँ, तो एसी सर्किट क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? फेजर डायग्राम के मदद से आप सभी वोल्टेज को फेजर डायग्राम के मदद से रिप्रेजेंट करते थे, करंट को रिप्रेजेंट करते थे, उसके फेज डिफरेंस को देखते थे। तो मतलब हम लोग जब भी एसी क्वांटिटी के साथ डील करते हैं, हम लोग फेजर डायग्राम को बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है जिसका मतलब वैल्यू होता है, और फेज होता है कि ये जो आपका क्वांटिटी है वो 30 डिग्री पे है कि 40 डिग्री पे है कि 90 डिग्री पे है, उसको हम फेजर डायग्राम की मदद से समझ जाते हैं। तो ये वही डायरेक्शन हो गया। तो बेसिकली डायरेक्शन तो एक नॉर्मल टर्म हो गया। हम एसी में डायरेक्शन को कैसे दर्शाते हैं? तो फेजर डायग्राम की मदद से दर्शाते हैं। तो हमारा ऑप्शन वन भी करेक्ट है, लेकिन डायरेक्शन को दर्शाने का जो स्पेसिफिक तरीका है एसी सर्किट में, वो फेज की मदद से है। 30 डिग्री पे 40 डिग्री पे ऐसा करके आप दर्शाते हैं। तो मेरा ऑप्शन सी सही है। डायरेक्शन होगा, लेकिन डायरेक्शन को हम बनाते कैसे हैं? फेज की मदद से। तो फेज और वैल्यू अगर हमको एसी क्वांटिटी का पता चल जाए, तो हमको उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन पता चल गया। फेज की मदद से हमको पोजीशन पता चल गया, वैल्यू की मदद से मेरे को मैग्नीट्यूड पता चल गया। अब जहां तक की पोलैरिटी की बात है, तो आपके फेज से ही आपका कंप्लीट पोलैरिटी समझ आ जाता है। अगर 0 से 80 डिग्री तक कोई चीज है, तो 180 डिग्री तक, तो इसका मतलब पॉजिटिव हाफ में है।
और अगर 180 से 360 डिग्री तक है, इसका मतलब निगेटिव हाफ में है। तो हमको फेज से पोलैरिटी भी पता चल गया कि प्लस में है कि माइनस में है, और उसके साथ प्लस में भी एग्जैक्टली कहाँ पे है वो भी हमको पता चल गया कि 30 डिग्री पे है कि 40 डिग्री पे, कि एग्जैक्टली कितने एंगल पे है। पॉजिटिव हाफ मान लो 0 से 180 पूरा पॉजिटिव हाफ ही है, लेकिन एग्जैक्ट किस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है वो हमको फेज की मदद से पता चल जाएगा, क्योंकि हम उसको एंगल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं फेज में। ठीक है, तो वैल्यू और फेज अगर हमको पता चल जाएगा तो आपके एसी क्वांटिटी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास होगा। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन जो बच्चा कह रहा था फेज एंड पोलैरिटी, फेज एंड पोलैरिटी दोनों आपको पोजीशन बताने के लिए ही होता है। तो आपको बस एक इंफॉर्मेशन उसका पता चल गया फेज, लेकिन मैग्नीट्यूड भी तो आपको पता होना चाहिए। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, और ए ऑप्शन है करेक्ट है, पार्शियली करेक्ट है ए ऑप्शन, क्योंकि वैल्यू एंड डायरेक्शन से हम ठीक है आप बोल रहे हैं वैल्यू एंड डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन को आप एसी सिग्नल में किसके मदद से बनाते हैं? फेज की मदद से। तो हम लोग ज्यादा प्रिसाइज आंसर बोलेंगे तो फेज एंड वैल्यू होगा। क्या क्या आपको क्या लगता है? ये सब सही बोल रहे। देखिए हमको भी इसका आंसर नहीं पता है, मतलब ये सॉल्व क्वेश्चन नहीं है, अनसॉल्व क्वेश्चन है। ये मेरा लॉजिक था, तो मेरे लॉजिक के हिसाब से सी ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई और लॉजिक है तो आप कोई ऑप्शन बता सकते हैं और उसका लॉजिक आप दे सकते हैं, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हेलो मैम। हैं। हाँ बोलिए। हाँ, बोल रहे थे मैम क्या कि एक नंबर वाला में जो ऑप्शन में डायरेक्शन दिया हुआ है, जब तक उसका पोजीशन पता नहीं चलेगा तो डायरेक्शन के बारे में कैसे भी बता सकते हैं ये पॉजिटिव है या निगेटिव में है? तो डायरेक्शन से पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है, डायरेक्शन का मतलब एग्जैक्ट पोजीशन से है। आप वेक्टर यस क्वांटिटी आप वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं मैथ्स में, तो डायरेक्शन वहां पे बोलते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन मैंने एग्जैक्ट उसका पोजीशन बोल रहे हो, ना कि पॉजिटिव निगेटिव बोल रहे हो। डायरेक्शन से मतलब है एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक, ये हम भी नहीं जानते हैं कि हम करेक्ट बोल रहे हैं कि रॉन्ग बोल रहे हैं। ये मेरा लॉजिक काम किया तो हमको थर्ड आंसर सही लगा, फेज एंड वैल्यू। आपके पास कोई और लॉजिक है तो आप बोल सकते हैं और हम लोग उसको देखेंगे कि हो सकता है आपके पास कोई बेटर एक्सप्लेनेशन हो। तो किसी को लगता है कि कोई और आंसर होना चाहिए तो आप बताइए और उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। या सब अग्री करता है कि सी आंसर ही होगा? क्या लगता है आप लोगों को? सी आंसर ही होगा? अरे बोलो ना हाँ कि नहीं, सवाल ही तो है। ओके, मैम हम तो बोल दिए पहले ही। अच्छा अच्छा ठीक है, आप ही सिर्फ नहीं ना है, सबसे पूछ रहे हैं हम। चलिए ओके देन, इसको बंद करते हैं। हम लोग जहाँ पे थे वहीं वहीं से रिज्यूम करेंगे। खोलते हैं आपका वही पीडीएफ। आपको पीडीएफ हम भेजे हुए हैं ना? यस मैम। ओके, तो उसी को खोलते हैं। आज इंटरनेट का कुछ इशू है क्या? नो मैम। पता नहीं, हमको कुछ दिक्कत आ रही है, मेरे इंटरनेट में कुछ इशू है।
ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन? ओके। तो आज हम लोग इंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो इंडक्टर के बारे में आप क्या जानते हो? बेसिक आइडिया, क्या क्या चीज होता है इंडक्टर में, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स? मैम इंडक्टर एक स्टोरिंग डिवाइस है मैम, जो मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। और हाँ, और बताइए। बस एक पॉइंट है इंडक्टर के बारे में? मतलब हम लोग जो स्टार्टिंग में इंडक्टर पढ़े, तो आपको बस एक पॉइंट पता है उसके बारे में? और बच्चे बताइए कुछ। और बच्चे और स्टूडेंट्स प्लीज बताइए कि क्या जानते हैं इंडक्टर के बारे में। क्या कोई आइडिया नहीं है? अरे बोलो ना, गलत सही कुछ तो बोलो। हम लोग इतना सब कुछ आगे पढ़ चुके हैं, तो बेसिक इंडक्टर के बारे में आप कुछ नहीं बोल रहे हैं तो गलत बात। मैम वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है मैम इंडक्टर में। ये कौन बोला? इंडक्टर करंट प्रोवाइड इंडक्टर करंट प्रोवाइड करता है? अच्छा, इंडक्टर में वीक इंडक्टर में मैम करंट चेंज होता रहता है। करंट इंडक्टर में करंट चेंज होते रहता है। ये हेलो कौन? मैम। हाँ, मैम इंडक्टर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो जिसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है और ये बाई डायरेक्शनल। अच्छा ठीक है। और क्या रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट के बीच में इंडक्टर में? L इंटू डी आई डी टी। L इंटू डी आई बाई। L into di by dt। अच्छा, ये रिलेशन होता है। ओके, ठीक है। अब हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। देखिए, सिंपल से शुरू करते हैं कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो वो कंडक्टर हमेशा अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। ठीक, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वीक होता है। अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो वीक होगा। तो अच्छा, वीक होगा। उसके बाद उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो। अगर जैसे कि पहला फिगर हम बनाए हुए हैं, एक कंडक्टर ऐसे ही लंबा खड़ा है, तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। दूसरी बात कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। मतलब ऊपर है तो मतलब हम लोग राइट हैंड थंब रूल से इसको बताते हैं। तो अगर मेरा थंब का डायरेक्शन जो है वो करंट का डायरेक्शन है, तो जो उंगलियां हमने मोड़ी हुई है वो डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड का होता है। अगर थंब नीचे कर दोगे तो तुम्हारा जो फिंगर का कर्लिंग है वो घूम जाएगा, तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि डायरेक्शन चेंज करोगे तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर दूसरी बात कि जितना दूर हम जाते जाएंगे करंट कैरिंग कंडक्टर से, उतना वीक होता जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो सोर्स है उसके नजदीक रहोगे तो फील्ड स्ट्रांग रहेगा, आप दूर जाते जाओगे तो फील्ड वीक होता चला जाएगा। तो ये सारा प्रॉपर्टी अपना नॉर्मल जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करवाते हैं, तो उसके चारों तरफ इस ढंग का प्रॉपर्टी अपने आप डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्या प्रॉपर्टी है, 90 डिग्री पे है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में है, दूर जाते हैं तो स्ट्रेंथ उसका घटता है, ये सब अपने आप डेवलप हो जाता है।
लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जब एक स्ट्रेट कंडक्टर होता है तो उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है वो वीक होता है, तो वो मेरे लिए बहुत कुछ खास यूजफुल नहीं है, मतलब इतना वीक रहता है कि वो आपके किसी काम का नहीं है। तो अगर आप इस प्रॉपर्टी को काम में लाना चाहते हैं कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, इसका हम कुछ यूजफुल इस्तेमाल कर लें, तो इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपका जो स्ट्रेट कंडक्टर था उसका आप शेप चेंज करके कॉइल के फॉर्म में बना लेंगे। तो कॉइल के फॉर्म में आपका दूसरा फिगर दिख रहा होगा आपको कि ये कॉइल के फॉर्म में मैंने सेम कंडक्टर को कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें कॉइल के फॉर्म में टर्न्स बन गया, नंबर ऑफ टर्न्स बन गया, और नंबर ऑफ टर्न्स बन गया तो आपका क्या होगा, हर एक टर्न एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। हर एक टर्न क्या करेगा, एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो वो हर एक टर्न में जैसे ही करंट फ्लो करेगा, सपोज कि आप नीचे से ऊपर करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो हर एक टर्न में करंट फ्लो करेगा और हर एक टर्न जो है कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और इस वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ठीक, अब सबके सारे टर्न के चारों तरफ वीक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, तो मेरा जो ओवरऑल फील्ड होगा इस कॉइल का वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सारे वीक मैग्नेटिक फील्ड का हमको रिजल्टेंट मिलेगा। देखिए, तो कोई भी क्वांटिटी को आप जब रिजल्टेंट लेते हैं तो अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो आप ऐड करते हो सारे क्वांटिटी को, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पे आप कैसे समझ गए कि हम लोग ऐड ही करेंगे? हम लोग इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि सारे कॉइल से करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सपोज नीचे से ऊपर जा रहा है तो एक ही दिशा में सारे कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस वजह से सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन सेम ही डेवलप होगा। तो डायरेक्शन अगर सेम है तो हम सारे मैग्नेटिक फील्ड को ऐड कर देंगे, तो मेरा ओवरऑल पूरे कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमको ऑब्टेन होगा। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? ये बात समझे सभी बच्चे? यस मैम। तो यही इसी तरीके से हम लोग इंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। इंडक्टर, एक नॉर्मल कंडक्टर को हम लोग कॉइल के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो अब इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, और ये एनर्जी स्टोर करता है करंट के फॉर्म में। ठीक, तो अब इसका पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, वोल्टेज और करंट का रिलेशन और क्या सब है आगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैराडे का 2 लॉ देख लेते हैं। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, आप बताएंगे पहले? फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स जितने नंबर ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स में तो उसे ईएमएफ इंड्यूस होता है कॉइल के अंदर। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। और फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है? The amount of flux induced in the conductor. Amount of flux induced in the conductor is equal to d phi by dt. d phi by dt। अच्छा, मोर और लेस आप लोग ठीक बोल रहे हैं। तो हम लोग के पास फैराडे का 2 लॉ है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है कि व्हेन कंडक्टर कट्स magnetic lines of force and EMF is induced in the conductor। मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में अगर कोई कंडक्टर कट करता है
मतलब कि स्टेशनरी रखा हुआ है तब की बात नहीं हो रही है। अगर कहीं पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, उसको कोई कंडक्टर काटता है तो उस कंडक्टर में ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर कोई कंडक्टर स्टैटिक रखा हुआ है तो ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को, मैग्नेटिक लाइंस को काटना जरूरी है। ठीक, एक तो बात ये हो गई। दूसरा बात क्या हुआ कि अब जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो पहले केस में हम लोग फैराडे का पहला लॉ पढ़े, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है। तो इस दोनों लॉ को आप कंबाइन करके आप लिख सकते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, जहाँ पे कि E जो है वो ईएमएफ इंड्यूस्ड है और डी फाई बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया? Yes. अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जैसे फाई, अभी हम लोग बात किए कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कंडक्टर काटता है तो उसमें ईएमएफ डेवलप होता है। अब जो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है वो किसी भी वजह से वहां पे आ सकता है। या तो आप परमानेंट मैग्नेट ले आइए तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा, या आप इलेक्ट्रोमैग्नेट ले जाइए जिसके के बारे में अभी पहले डिस्कस किए कि कॉइल के रूप में अगर हम तार को घुमा देते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है और वो जो मैग्नेट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है, क्योंकि जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड रहता है। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गया उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म, है ना? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आप किसी भी वजह से डेवलप करा सकते हैं, परमानेंट मैग्नेट की वजह से या इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से। ठीक है, तो आपका यहाँ पे किस वजह से डेवलप होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट की वजह से डेवलप होगा। तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स डेवलप हुआ है फिर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। फ्लक्स किसके वजह से डेवलप हुआ? कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ना। और इस फ्लक्स जितना डी फाई बाई डी टी होगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी है और फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। आप मेरा लिंक समझ रहे हैं? इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी है। एक रिलेशन ये हो गया। अब ये फाई हमको कहाँ से मिला? ये करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ डेवलप हुआ था जो कि अभी कॉइल के रूप में है। तो ये फाई भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा। क्या ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? Yes. है? अच्छा, तो ये दो रिलेशन को हम लोग यूज करने वाले हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी है, लेकिन ये हम इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको वोल्टेज और करंट का हमेशा रिलेशन चाहिए और यहाँ पे रिलेशन फ्लक्स का है। तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्लक्स के रिलेशन को करंट के रिलेशन में। तो आप लोग जानते हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, और इसी को जब पुट करोगे E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, तो आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। जहां अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं और वो कांस्टेंट यहाँ पे L है। क्या ठीक है? हेलो मैम, हाँ, एक चीज पूछना था मैम। ये प्रोपोर्शनलिटी जो हटाते हैं वहाँ कांस्टेंट जो आता है, किसी में अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का कांस्टेंट आता है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक है मैम? ऑब्वियसली लॉजिक है। अलग अलग कांस्टेंट आता है तो आप उसका ग्राफ प्लॉट करिएगा, अपने आप आ जाएगा कांस्टेंट।
आपका v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i है, तो v वर्सेस i का ग्राफ प्लॉट करो तो वो ग्राफ जो मिलेगा वही उसका कांस्टेंट है। यहाँ पे भी फाई और आई का ग्राफ प्लॉट करो, जो वह यहाँ पे कांस्टेंट आएगा उस ग्राफ से आपको मिल जाएगा। क्या क्या हुआ, समझे? आपका सवाल कुछ और था क्या? नो मैम, यही था सवाल, बट एल ही क्यों है, उसके दूसरा कुछ नहीं आ सकता है वहाँ पे? तो एल ही क्यों है, तो यहाँ पे दूसरा कुछ, यहाँ पे हम एल ही माने हैं, तो एक जो शुरुआत में डेरिवेशन कर दिया तो उसी को कंसिडर करना पड़े। एल एक कांस्टेंट है, इंडक्टर को हम एल मानते हैं। जैसे कि एक बात समझिए, एक फ्लक्स है, फ्लक्स में हम लोग कंडक्टर रख रहे हैं तो उसमें वोल्टेज डेवलप हो रहा है। सेम फ्लक्स है पर उसमें हम अलग अलग कंडक्टर रखेंगे तो अलग अलग वोल्टेज डेवलप होगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? हर एक कंडक्टर का अपना अपना एल है और हर एक कंडक्टर का अपना अपना बिहेवियर है। वो उस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो कि हम एल से दर्शाते हैं। जो कांस्टेंट बनाते हैं ना, जैसे कि आप ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू आई आर लिखे थे, वहां पे R अपना कांस्टेंट, तो R जो है उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे फ्लक्स जो है मेरा करंट पे निर्भर कर रहा है और ईएमएफ जो है वो फ्लक्स पे निर्भर कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लगाए तो एक में आप 5 ढंग का कंडक्टर रखिए, सारा कंडक्टर सेम मैग्नेटिक फील्ड में है लेकिन सारे कंडक्टर में अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सभी का जो इंटरनल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है और वो डिटरमाइन किया जाता है एल से। यहाँ पे उसमें डेवलप हो रहा है उस वो जो है सिर्फ फ्लक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा है, उस कंडक्टर के इंटरनल बिहेवियर पे भी डिपेंड कर रहा है, जिसको कि हम एल से दर्शाते हैं, ठीक है। जहां पे भी आप देखिएगा कांस्टेंट है, जैसे एक होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वहां पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है? रो है की वजह से रो किसी बॉडी का अलग है, किसी बॉडी का अलग है। तो कांस्टेंट जो भी हम लोग रिप्लेस करते हैं वो हर एक बॉडी का अपना नेचर होता है, ठीक है। सेम एनवायरनमेंट में अगर हम दो बॉडी को रख देते हैं तो दोनों बॉडी अलग अलग नेचर शो करता है। क्यों? क्योंकि बॉडी का अपना जो बिहेवियर है वो भी वहां रिफ्लेक्ट होता है, ठीक। एक ही वोल्टेज लगाए हैं आप, दो अलग अलग रेजिस्टेंस लगा दीजिएगा तो दोनों में अलग अलग करंट फ्लो करेगा। ऑल्दो वोल्टेज आपने सेम लगाया है तो वो जो अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है किस वजह से फ्लो कर रहा है? क्योंकि उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों का डिफरेंट है। इसका मतलब बॉडी का अपना नेचर अलग है, इसीलिए दोनों में करंट डिफरेंट फ्लो कर रहा है। तो वहाँ करंट और वोल्टेज का रिलेशन रजिस्टर के टर्म्स में हम लोग डिफाइन किए थे, यहाँ इंडक्टर के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं। कुछ और शुरू से एल इसके लिए रिजर्व कर दिया रिलेशन में आप कांस्टेंट एल डालिएगा, वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी होता है जो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट से रिलेटेड है, तो इसको एल बोल दिया गया। हम लोग कोई भी अजम्पशन करते हैं, मैथ्स में आप अज्यूम करते हो तो एक कोई फिक्स वैल्यू अज्यूम कर लिया जाता है जो सदा के लिए उसी को बनाया जाता है, उसी को कंसिडर किया जाता है। तो इस रेजिस्टेंस क्या है? करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर एक हो गया जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कोई भी आदमी पढ़ेगा रेजिस्टेंस बोलेगा। उसके बाद इंडक्टेंस क्या है? जो आपका मैग्नेटिक बिहेवियर है किसी बॉडी का, करंट स्टोरेज का है, उसको हम इंडक्टेंस। तो ऐसा नहीं है कि आपका अजम्पशन कुछ और होगा और मेरा अजम्पशन कुछ और होगा। अगर कोई चीज अज्यूम किया गया तो वो एक बार अज्यूम कर लिया गया, थ्रू आउट सभी लोग उसको यूनिफॉर्म सेम पढ़ेंगे,
ठीक, तो यहाँ पे आपका जो इंडक्टर, ऑल दो आप फ्लक्स सेम प्रोवाइड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम प्रोवाइड करेंगे, तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग ईएमएफ इंड्यूस होगा, अलग अलग इंटरनल बिहेवियर डिफरेंट है, और जो एल है वो डिफरेंट एल होगा, वैसा उसमें वोल्टेज डेवलप होगा। तो ये बॉडी का इंटरनल प्रॉपर्टी कैसा हो रहा है, तो चार्ज की बात तो सी से डिनोट करते कैपेसिटर्स, तो इसलिए अपना अपना कांस्टेंट इन्होंने पहले से डिफाइन करके हमको दे दिया है, ठीक है? यस, समझ गए कि अभी भी डाउट है? नो मैम, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उस प्रॉपर्टी को एल से डिफाइन करते हैं, तो एल हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाए और वहाँ पे कांस्टेंट डाल दिए एल, तो अपना जो फाइनल रिलेशन आया वो आ गया v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हमारा डी आई बाई डी टी कैसे आया, यहाँ पे था फाई, लेकिन फाई मेरा फिर फाइनली आई पे भी नहीं निर्भर कर रहा है, इसीलिए हम फाई को रिप्लेस कर दिए आई से, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, और हम वहां पे फाई के जगह लिख दिए एल डी आई बाई डी टी। क्लियर? ठीक है, ओके। अच्छा, एक और रिलेशन होता है, वो अभी हमको इंडक्टेंस में काम नहीं आता है, पर एक रिलेशन होता है कि अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिए हैं, तो उसमें जो वो करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं, नॉर्मल कंडक्टर को रख दिए हैं, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस कब होगा, जब वो फ्लक्स को काटेगा। इसका मतलब या तो फ्लक्स में वेलोसिटी होगी या उस कंडक्टर में वेलोसिटी होगी, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो दैट ईएमएफ इज गिवन बाय E इज इक्वल टू बी एल वी साइन थीटा। ये 12th में पढ़े हो क्या? यस मैम। यस बॉस। ये बी एल वी साइन थीटा होता है। तो इसमें सारे टर्म्स का क्या मतलब है, बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी जिसमें आपका मटेरियल रखा हुआ है, उसके बाद एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी मतलब वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, और फाई मतलब फेज डिस्प्लेसमेंट कंडक्टर एंड फील्ड। इन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, जैसे अभी जो मेरा फिगर बना हुआ है, इसमें कंडक्टर बिल्कुल स्ट्रेट रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और कंडक्टर वर्टिकल है, तो यहाँ पे एंगल मेरा 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कई बार कंडक्टर आपने थोड़ा टिल्ट करके रख दिया, ठीक है, तो उस केस में आपका एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होगा, कुछ एंगल होगा, मान लो 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ऐसा करके, तो वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा। उसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगा थोड़ा इससे डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें साइन 45 का कुछ अलग मान होगा, तो उस हिसाब से आप वैल्यू पुट करेंगे। अगर आपका साइन थीटा बिल्कुल 0 हो गया, ठीक है, तो मतलब कि आपका जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो 0 हो जाएगा। अगर आप कंडक्टर को मैग्नेटिक लाइन के बिल्कुल पैरेलल रख दोगे, ठीक, तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन को काट ही नहीं पाएगा। उस कंडक्टर में अगर वेलोसिटी भी होगी, वो आगे पीछे भी मूव करेगा, लेकिन वो किसी फ्लक्स को नहीं काटेगा, क्योंकि वो फ्लक्स के पैरेलल में है, तो इसीलिए उसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हमारा एंगल भी मैटर करता है। हमेशा जब आप परपेंडिकुलर रखेंगे तो आपका मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा बॉडी में, ठीक। तो इस प्रकार से भी हम लोग रिलेशन बता सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट के टर्म्स में, तो हमको वोल्टेज और करंट का रिलेशन चाहिए, इसीलिए हम लोग V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी वाला रिलेशन प्रेफर करेंगे इस रिलेशन की तुलना में, क्योंकि हमको वोल्टेज और करंट का रिलेशन चाहिए, ठीक है, समझे आप लोग? यस मोहम्मद अख्तर अभी आ रहे हो क्यों? मैम कल मैसेज आया था कि कल और
कल के बार आज और कल के बारे में एग्जाम नहीं, इसलिए मुझे लगा कि आज और कल ये क्लास नहीं, तो मुझे लगा क्लास नहीं होगा इसलिए। क्लास नहीं है? कौन बोला मैसेज आया? मैम कल मैसेज आया था, कल मुझे लगा कोई क्लास नहीं होगा। कोई पर्टिकुलर फैकल्टी मैसेज डाले तो वो अपने क्लास के बारे में डाले कि पूरा ही सबके बारे में डाल दिए? मैम मुझे लगा क्लास वाले सर का आया था। मैम वो भी हम लोग के लिए नहीं है मैम, हम लोग का उस दिन क्लास ही नहीं है उनका, आज और कल। और वो अगर होता भी तो वो अपने सब्जेक्ट के लिए डाले हैं। और सुबह सुबह लिंक आया तब भी नहीं समझे आप? एक्सक्यूज मत बनाइए झूठा। और लिंक आया तब? तो मैम हम नेट अभी खोले तो पता नहीं चला है। अच्छा चलिए आप जानिए। ठीक है, तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। जी तो अब हम लोग इसी वैल्यू से L इज इक्वल टू V इज इक्वल टू LdI/dt के रिलेशन से कुछ कुछ बात कंक्लूड कर देते हैं इंडक्टर का, वो क्या सब है। हम लोग बोल सकते हैं कि अच्छा उस कंक्लूजन के पहले हम लोग देख लेते हैं इसका पावर कैसा निकाला जाए। तो पावर निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते हो? V इंटू आई करते हो, ठीक है? तो V इंटू आई करते हो तो V आपके पास निकला हुआ है ऊपर में LdI/dt, तो V के जगह पे लिख दोगे LdI/dt और इंटू आई कर दोगे। तो ये क्या हो गया? आपका इंस्टैंटेनियस पावर हो गया। इंस्टैंटेनियस पावर क्यों हो गया? क्योंकि आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम का वैल्यू डालोगे तो उस पर्टिकुलर टाइम का आपको पावर मिल जाएगा। ये हो गया अपना इंस्टैंटेनियस पावर। लेकिन हम एनर्जी निकालना चाहते हैं कि किसी भी देर का, मतलब कुछ सपोज कि मेरा आधा इंडक्टर चार्ज हो गया, तो उतने देर का आप एनर्जी निकालना चाहते हो, ठीक है? तो आप क्या करोगे? एनर्जी कैसे निकाला जाता है? पावर इनटू टाइम करते हो आप, तो आपका एनर्जी निकलता है। तो आप सिंपली इंटीग्रेशन पावर इनटू dt कर दोगे तो आपका एनर्जी निकल जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, p के जगह पे LdI/dt इंटू आई कर दो और इंटू dt कर दो। dt कट गया तो LdI और I का इंटीग्रेशन करेंगे, L कांस्टेंट है निकल जाएगा, IdI का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? I²/2। तो आपका जो एनर्जी स्टोर होगा इंडक्टर में वो हाफ Li² होगा, ठीक है? तो आपका जितना भी एनर्जी आपको निकालना है आप उसके अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू डालेंगे तो आपको इंडक्टर के अंदर का एनर्जी निकल जाएगा। एनर्जी बोलिए या वर्क डन बोलिए सेम चीज है। एनर्जी मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है? तो एनर्जी स्टोर्ड जितना होगा उतना ही तो वर्क डन होगा ना। अगर कोई चीज कितना एनर्जी स्टोर करता है वो रिलीज भी कितना करेगा? जितना वो स्टोर किया था उतना ही रिलीज भी करेगा, तो उतना ही उसका वर्क डन भी होगा। तो आपका जो एनर्जी स्टोर है वही इक्वल टू वर्क डन भी होगा। तो आप एनर्जी स्टोर बोल लीजिए या वर्क डन बोल लीजिए, सेम बात है, ठीक? तो ये अपना हो गया एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर के केस में। तो सपोज हमारा मान लो कि फुल कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ, आधा ही चार्ज हुआ, तो उस समय का जो आपका करंट का वैल्यू होगा वो डाल दो, तुम्हारा उस समय का एनर्जी स्टोर निकल जाएगा। फुल चार्ज हो गया तो उस समय का करंट का वैल्यू डाल दो, तुम्हारा उस समय का एनर्जी स्टोर निकल जाएगा। तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी टाइम का एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके। अब हम लोग ऊपर जो एक्सप्रेशन था P इक्वल टू LdI/dt, उसके कुछ जिसको ये इससे हमको पता चल ठीक है? डीसी के केस में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है,
शॉर्ट सर्किट मतलब कैसे समझते हो कि कहीं पे शॉर्ट सर्किट है? वोल्टेज जीरो हो जाता है, राइट। तो वोल्टेज अगर कहीं का जीरो हो जाएगा तो आपका वो जगह शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन में डीसी सप्लाई में आपका डीआई बाई डी क्या होगा? जीरो, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मेरा नहीं होता, आपका करंट डीसी सप्लाई के लिए कांस्टेंट रहता है। तो डीआई बाई डी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, वो जीरो, ठीक है। और वो जीरो तो आपका वोल्टेज जीरो, क्योंकि V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। जब L इंटू जीरो तो आपका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सप्लाई इंडक्टर बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जब आपका डीसी सप्लाई रहता है तो आपका वोल्टेज जीरो निकल करके आता है, और जब आपका जीरो वोल्टेज होता है तो आप उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक ठीक है। यस अब नेक्स्ट हम लोग कंक्लूजन क्या निकाले थे, आपको बहुत बार हम बता चुके हैं, ये लाइन भी हम बहुत बार बता चुके थे। एक और स्टेटमेंट हम बार बार बोलते हैं, उस स्टेटमेंट वो कौन सा स्टेटमेंट बता सकते हैं? दो हम लोग कंक्लूजन निकाले थे इंडक्टर में। एक तो कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करते हैं स्टेडी स्टेट में। अच्छा, ये बोलना बहुत जरूरी है, स्टेडी स्टेट में और डीसी सप्लाई के लिए। डीसी सप्लाई के लिए तो बोलेंगे तो पता चल जाएगा कि आपका डी आई बाई डी जीरो। एक चीज और आप बोलिएगा स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो आपका मैटर ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि डीसी सप्लाई में भी आपका जब आप ऑन करते हो सिस्टम और जब आप ऑफ करते हो सिस्टम, थोड़ी देर के लिए आपका ट्रांजिएंट स्टेट चलता है। ठीक है, ट्रांजिएंट स्टेट चलता है, तो उस समय मेरा चार्जिंग या डिस्चार्जिंग का प्रोसेस होता है, और उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपका डी आई बाई डी टी जीरो नहीं होता, क्योंकि आपका इंडक्टर अगर चार्ज हो रहा है तो उसमें ग्रेजुअली करंट इंक्रीज हो रहा है। तो आपका करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब डी आई जो है वो जीरो नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इज नॉट जीरो, इट हैज सम वैल्यू। तो कुछ वैल्यू होगा, तो इसका मतलब वोल्टेज भी कुछ वहां पे होगा। तो जब हमारा सिस्टम ट्रांजिएंट स्टेट से निकल के स्टेडी स्टेट में चला जाता है, तब वो फुली चार्ज हो जाता है या फुली डिस्चार्ज हो जाता है, और उसके अंदर करंट चेंज नहीं होता है। फुल चार्ज हो गया तो उसके बाद क्या होगा? उतना पे ही वो मेंटेन रहेगा। आप रात भर फोन लगा के छोड़ देते हैं अपने सॉकेट में, तो आपका 100% हो गया आधी रात को ही, तो उसके बाद क्या 101% और 102 चार्ज मतलब फुल चार्ज, वो फुल चार्ज हो गया तो वो अपने आप को वहीं पे मेंटेन करेगा, 100% पे ही रात भर मेंटेन करेगा जब तक आप उसको निकालते नहीं। ऐसा ही होता है ना जी। ठीक है। तो आपका जब इंडक्टर फुली चार्ज हो गया, तब उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं होगा, तब वो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब स्टार्टिंग में हम उसको ऑन किए थे तो मेरा चार्जिंग प्रोसेस शुरू हुआ था, और मेरा जीरो से शुरू होके फुल चार्ज तक हुआ। तो उस पीरियड ऑफ टाइम पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी होगा, लेकिन ट्रांजिएंट स्टेट खत्म होने के बाद जब करंट फुली चार्ज हो जाएगा, तब मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं होगा, करंट कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। तो ये बोलना हमको जरूरी है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन फॉर डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई के लिए और स्टेडी स्टेट कंडीशन मेरा इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ठीक है। ठीक। एक और कंक्लूजन हम लोग निकाले थे, आप रिकॉल करिए और बताइए कि और क्या बताए थे। क्या बताए थे एक और स्टेटमेंट?
कोई बोलेगा? नहीं पता, या तो बोलिए हम नहीं जानते। और इंडक्टर के बारे में कुछ हम बताए थे आपको? नहीं पता। अच्छा, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ, आप फिल इन द ब्लैंक्स करो। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ, नहीं पता। अरे इंडक्टर में हाँ भूल रहे मैम। ढूंढने नहीं बोली। करंट टाइम। करंट अच्छा, इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, क्यों ऐसा? कारण बताइए। इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट, रीजन बताओ। LdI/dt हाँ, फॉर्मूला से। फॉर्मूला से क्या क्या पता चलता है? टाइम भी कोई बोल जीरो माइनस, मतलब किसी चीज को चार्ज करने के लिए देते हैं तो तुरंत वो चार्ज नहीं होता है। अच्छा, तो फिर धीरे धीरे प्रोसेस में रहता है मैम, धीरे धीरे चार्ज होता है। अच्छा फिर जीरो प्लस पे भी हाँ, 0 प्लस पे जो वैल्यू रहता है वही 0 माइनस पे भी रहता है। जीरो माइनस में भी होता है। अच्छा, ये हो गया। और इसका और कोई कारण है, कोई एक्सप्लेनेशन है? डिस्चार्ज भी मैम धीरे धीरे ही होता है मैम। वो तो क्या। और ये क्या, एक एक्सप्लेनेशन करंट के फॉर्म में चार्ज होता है। आपको पता है इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में। तो आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट चार्ज या डिस्चार्ज सडनली नहीं होगा। 0 पे है तो 100% नहीं होगा, 100% पे है तो 0 नहीं होगा, वो धीरे धीरे चार्ज या डिस्चार्ज होगा। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर में करंट सडनली चेंज नहीं होता है, वो धीरे धीरे चेंज होता है, क्योंकि इंडक्टर में जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है वो करंट के ही फॉर्म में होता है। तो ऑब्वियसली ये करंट जो है वो अचानक से बहुत जल्दी सारा एक्यूमुलेट नहीं होगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा और या धीरे धीरे घटेगा। ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इस स्टेटमेंट का, ठीक। और या हम बोल सकते हैं कि V इज इक्वल टू LdI/dt, ये अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो इसमें क्या होगा, सडन चेंज मतलब विद इन नो टाइम, मेरा अचानक से बदल गया। तो अचानक से अगर बदल गया इसका मतलब dt टेंड्स टू 0 हो जाएगा। इसको बिल्कुल समय नहीं लगा, इसका मतलब dt टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। dt टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो आपका ऊपर का सिस्टम क्या हो जाएगा, अगर करंट चेंज होगा तो ऊपर कुछ di कुछ वैल्यू रहेगा, तो समथिंग बाय 0 विल बी इक्वल टू व्हाट, इंफिनिटी। दैट मींस अगर आप करें तो वो di and that value divided by 0 will be infinity, तो मेरा वोल्टेज इंफिनिटी हो गया। and that is not possible, infinity voltage is not possible, that is why this expression में हम लोग sudden change of current नहीं कर सकते। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है और वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। तो उससे हम इस दोनों लाइन से हम लोग कंक्लूड किए कि इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। इंडक्टर में करंट अचानक से चेंज नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है या धीरे धीरे घटता है, ठीक।
ठीक है। यस मैम। तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टर। आपको इंडक्टर का अकेले प्रॉपर्टी पता होगा, रिलेशन वोल्टेज और करंट का पता होगा, तो आप इसको एक्सप्रेशन में, सर्किट के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। केवीएल केसीएल बनाएंगे तो लिख सकते हैं। इंडिविजुअली एलिमेंट पढ़ोगे तब आप केवीएल केसीएल में पूरे सर्किट के बारे में पढ़ोगे, तो इंडक्टर जब भी मिलेगा तो आप ये एक्सप्रेशन जो वोल्टेज और करंट का है वहां पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इंडिविजुअल बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, तभी आप लंबा लंबा एक्सप्रेशन उसके बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, और इंडक्टर को डायनामिक एलिमेंट बोला जाता है क्योंकि इंडक्टर स्टोर करता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में इंडक्टर स्टोर करेगा एनर्जी, इसीलिए इसको हम लोग डायनामिक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडक्टर। ओके, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैपेसिटर। अब प्लीज आप लोग को जो भी आता है कैपेसिटर के बारे में, पहले आप बताइए क्या जानते हैं। मैम कैपेसिटर में एक स्टोरिंग डिवाइस मैम जो चार्ज को स्टोर करता है मैम इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। अच्छा, और कोई बच्चा? और कुछ कह रहा है कोई? हेलो, इसमें वोल्टेज चेंज होते रहता है। वोल्टेज चेंज होता रहता है कैपेसिटर का। अच्छा, यस मैम। काहे चेंज होते रहेगा? मैम इसका कैसा होता है, C इक्वल टू C dV/dt था मैम। C dV/dt था, इज इक्वल टू क्या? करंट। करंट। तो इससे क्या पता चला हम लोग को? ठीक है, हाँ ये करेक्ट है वैसे। I इज इक्वल टू C dV/dt, ये हमारा कैपेसिटर में एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, पर इससे ये कैसे तुम बोल दिए कि वोल्टेज चेंज होता रहता है? मैम ट्रांजिट स्टेट में तो वोल्टेज इसका धीरे धीरे इंक्रीज करता है, मतलब हाँ, चार्जिंग। ट्रांजिएंट स्टेट में करता है। ठीक है, ठीक बोल रहे हो, पर स्टेडी स्टेट के बारे में अभी बात कर रहे हैं। तो स्टेडी स्टेट में बताइए और क्या जानते हैं कैपेसिटर के बारे में। हाँ बिल्कुल सही, ट्रांजिएंट स्टेट में चेंज करता है। चार्ज होता है तो ऑब्वियसली जीरो से बढ़ते 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 वो फुल चार्ज होगा। आगे, स्टेडी स्टेट में नहीं चेंज करता है। स्टेडी स्टेट में नहीं चेंज करता है। अच्छा, और कैपेसिटर के बारे में क्या जानते हैं? मैम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करते हैं, फिर रजिस्टर पे अपोजिट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है ना, हाँ हाँ, तो इसलिए वो रजिस्टर के अपोजिट हो जाता है, क्योंकि आप रजिस्टर को अपोज कर देता है। क्या किसके ऑपोजिट हो जाता है? नहीं समझे। मैम रजिस्टर रजिस्टर के ऑपोजिट हो जाता है? मतलब मैम उसका प्रॉपर्टी सब, जैसे रजिस्टर अपोज कर देता है करंट को, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर सकता है। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रजिस्टर के ऑपोजिट इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये कैपेसिटर है, कंडक्टर नहीं है। रजिस्टर का उल्टा बिहेवियर कंडक्टर और रजिस्टर। कंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का ऑपोजिट बिहेवियर को कंडक्टेंस कहते हैं, ना कि कैपेसिटर। कैपेसिटर एकदम अलग प्रॉपर्टी हो गया, जो रजिस्टर से कुछ भी नहीं है, सेम अलग हो गया। एक मैम और प्रॉपर्टी होता ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है है। क्या हुआ? मैम ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है। ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, खाली इतना एक मैम बोलना ये होता है बाय डायरेक्शनल, इसी तरह कुछ होता है इसका Passive element है। प्रॉपर्टी। एक्टिव एलिमेंट है, पैसिव। पैसिव है, और बाई डायरेक्शनल है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बाई डायरेक्शनल तो है ही, क्योंकि रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो वही चार्ज हो जाता है तो फिर ये ओपन सर्किट की तरह से बिहेव करने लगता फुल चार्ज हो जाता है तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। हाँ सही बोले। और इसमें सडन चेंज किसका होता है, किसका नहीं होता है? वोल्टेज का मैम।
तो वोल्टेज का सडन चेंज नहीं होता। तो ठीक है, सब चीज को हम लोग वाइंड अप करते हैं एक साथ, जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। तो कैपेसिटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है अपने अंदर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो चार्ज के टर्म्स में होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो। तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ चार्ज का रिलेशन है। ठीक, तो ये इसके दो प्लेट पे चार्ज एक्युमुलेट हो जाता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज उधर डेवलप हो गया, निगेटिव चार्ज के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो वहां पे वोल्टेज डेवलप हो गया। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें वोल्टेज के टर्म्स में एनर्जी स्टोर होता है, और किस वजह से, चार्ज एक्युमुलेशन की वजह से। तो इसीलिए मेरा रिलेशन जो है वो Q इज इक्वल टू CV। तो देखो यहाँ पे भी फिर से वही बात हो गई कि आपका Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे वहां पे C आ जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, तो फिर इसको अगर हम लोग डिस्कस करें तो क्या बोलते हैं कि मेरा जो वोल्टेज एक्युमुलेट हुआ वो वोल्टेज पे निर्भर की चार्ज एक्युमुलेट होगा, ये तो आपको समझ आ गई। पर सारे कैपेसिटर में सेम वोल्टेज, सारे कैपेसिटर में सेम चार्ज एक्युमुलेट होगा क्या? नहीं, सेम चार्ज एक्युमुलेट नहीं होगा। तो फिर चार्ज चार्ज भी एक्युमुलेट होगा। तो किसी भी कैपेसिटर पे जो चार्ज एक्युमुलेट होता है डाले हैं, लेकिन यहाँ पे कैसा कांस्टेंट डाले हैं, जो आपके चार्ज और वोल्टेज के बीच का रिलेशन रहा है। और ये यहाँ पे R नहीं आएगा, L नहीं आएगा, क्योंकि हम उस प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम चार्ज एक्युमुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ज एक्युमुलेशन करता है, जो कि कैपेसिटर जो है उस कैपेसिटेंस है उस पे निर्भर करता है। तो इसीलिए हम वहां पे R किसी और चीज के लिए यूज होता है, L यूज होता है चार्ज कर रहा हो रहा है उसको डिफाइन करना। ठीक है, तो जो मेरा प्लेट पे चार्ज एक्युमुलेट हुआ अब दो क्वांटिटी पे निर्भर कर रहा है, C पे और V पे। ठीक है, तो मतलब वोल्टेज कितना हम लोग लगाए हैं उस पे, और कैपेसिटेंस का उस पे। तो Q इज इक्वल टू CV हो गया, तो C इज इक्वल टू Q बाई V हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका यूनिट होता है फेराड। ठीक है, तो हम लोग अपॉन V आ गया, लेकिन हम चीजों को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते। तो दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dq बाई dt इज इक्वल टू C dv बाई dt होगा। दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट होगा। यस मैम। ठीक है, तो dq बाई dt इज इक्वल जब चार्ज इज इक्वल टू करंट दैट इज I, और इज इक्वल टू C dv बाई dt। तो मेरा पहला रिलेशन करंट और वोल्टेज का आ गया, I इज इक्वल टू C dv बाई dt। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, अब हमको वोल्टेज के टर्म में लिखना है, तो सिंपली इसी को एडजस्ट करो।
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो c कांस्टेंट है और dv बाई dt को इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, तो आपका इस साइड बच गया v और इस साइड क्या बच जाएगा, i को आप इंटीग्रेट कर दोगे और लिख दोगे i t। हम इक्वल के इधर और उधर दोनों को इंटीग्रेट किए। तो अच्छा, इंटीग्रेशन का जो हमने लिमिट डाला है माइनस इन्फिनिटी से t तक, वो क्या है, मतलब लिमिट माइनस इन्फिनिटी से t क्यों डाले हैं, 0 से t क्यों नहीं डाले, या t से इन्फिनिटी क्यों नहीं डाले, या इससे अलग कुछ क्यों नहीं डाले जो माइनस इन्फिनिटी से t डाले। बताइए। कोई बोलेगा? मैं स्मॉल टी क्या लिखी हूँ? स्मॉल t क्या लिखे हैं, t लिमिट दी है, t माने टाइम, माइनस इन्फिनिटी से t, तो टाइम टोटल टाइम, हाँ ऑब्वियसली टोटल टाइम। t मतलब जिस टाइम तक आप कैलकुलेट कर रहे हो उतना। मान लो कि वोल्टेज डेवलप जो होगा वो 5 सेकंड के लिए अलग होगा, 10 सेकंड के लिए अलग होगा, 15 सेकंड के लिए अलग होगा, तो t जैसा डालोगे वैसा वोल्टेज निकलेगा, वो तो अलग बात है। पर हम ये पूछ रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से t तक जो लिमिट डाले हैं इसका रीजन क्या है, इससे अलग क्यों नहीं डाले, 0 से t क्यों नहीं डाले जो माइनस इन्फिनिटी से t डाले। माइनस इन्फिनिटी पे किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 0 होगा, वहाँ से t तक किसी टाइम तक कितना चार्ज हुआ। 0 से चार्ज से क्या दिक्कत है? 0 से में उसमें था होगा क्या कि अगर पहले से चार्ज हो और फिर वहाँ से टाइम स्टार्ट हो किसी t टाइम तक, तो ऐसा कुछ। क्या होगा? ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। मैम हम बोल रहे थे क्या कि t इक्वल टू में अगर 0 से t तक लेते तो 0 पर हो सकता था क्या कि कैपेसिटर पहले से कुछ चार्ज हो, इसके बाद फिर उसको डिवाइस में लगा करके फिर से वो अभी वो फुल्ली पहले चार्ज नहीं था, तो वहाँ से कुछ t टाइम तक होने के बाद वो फुल्ली चार्ज हो गया। कुछ हद तक ठीक बोले हो। हम ये बोल रहे हैं कि जैसे कैपेसिटर को हम लोग चार्ज कर रहे हैं तो उसमें वोल्टेज डेवलप हो रहा है, तो ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि कैपेसिटर पहले से कुछ चार्ज है और अभी 0 टाइम से हम एक्सपेरिमेंट शुरू किए हैं, ऑब्जर्वेशन अपना शुरू किए हैं, तो कैपेसिटर अगर पहले से चार्ज है तो जो फर्दर चार्ज होगा वो कहाँ से होगा, जितना दूर चार्ज हो गया उसके बाद से होगा। मान लो कि 3 वोल्ट पहले से चार्ज हो रखा है, तो अब जो चार्जिंग होगा वो 0 से थोड़ी शुरू होगा, 3 वोल्ट से शुरू होगा और जहां तक जाना होगा जाएगा। तो आप जो टाइम लीजिएगा वो माइनस इन्फिनिटी से t तक का लीजिएगा, क्योंकि अगर पहले का चार्ज भी है वोल्टेज उसमें तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। 0 से t लोगे तो वो इंक्लूड नहीं हो पाएगा प्रीवियस जो चार्ज है वो, और फिर अगर आप नया कैलकुलेशन करेंगे तो आपको गलत रिजल्ट आएगा क्योंकि आपने प्रीवियस चार्ज को कंसिडर नहीं किया है। तो प्रीवियस चार्ज को कंसिडर करना जरूरी है क्योंकि उसमें चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है, तो पहले से जितना एक्युमुलेट था वो तो आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना, तो उसको देखना जरूरी है। इसीलिए हम लोग माइनस इन्फिनिटी से t तक का लिमिट डाले हैं, 0 से t तक का लिमिट नहीं डाले, ठीक है। तो मैम जो मतलब जो पहले से चार्ज रहेगा वो माइनस में उसको टाइम दिया जाएगा ना मैम? माइनस टाइम, क्योंकि जो जब से आप ऑब्जर्वेशन शुरू करते हो तो वो 0 टाइम से शुरू करते हो, उसके पहले कोई भी कंडीशन आपके पास है तो वो माइनस टाइम में कंसीडर किया जाता है। डिस्चार्ज हुआ तो मैम, हाँ, फुल्ली डिस्चार्ज हुआ तो मैम, तब 0 से होगा। डिस्चार्ज हो तो अपने वो 0 ले लेगा, पहले
पहले से कुछ नहीं है तो 0 मान के चल दिया। मतलब 0 से t लेके चलेंगे मैम। नहीं तो आप माइनस इंफिनिटी से t तक करोगे तो आपका अपने आप माइनस इंफिनिटी से 0 तक वाला वैल्यू 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो 0 से t तक ही आएगा। ये जनरल एक्सप्रेशन है। अब इसमें आपका पहले से कुछ नहीं चार्ज है तो 0 से t लेके चलोगे, पहले से चार्ज है तो माइनस इंफिनिटी से 0 तक का करोगे, फिर 0 से t तक का करोगे। ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपना वोल्टेज कितना है डेवलप होता है उसका वैल्यू। उसके बाद हम लोग पावर अगर इसका निकालते हैं तो क्या करोगे पावर के लिए? P इज इक्वल टू वी आई। ठीक, तो वी आई, तो वी आपका v हो गया और I हो गया c dv बाय dt। तो आप उल्टा भी कर सकते थे, मतलब v का मान भी रख सकते थे और इंटू I कर सकते थे, लेकिन v का मान रखते तो इंटीग्रेशन में आता, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उसमें लिमिट डालना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। ये सिंपल रहता है डिफरेंशिएशन, तो इसलिए हम लोग डिफरेंशिएशन में लिखते हैं और इससे हमको इंस्टैंटेनियस वैल्यू का भी पता चल जाता है। p जो डालोगे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका पावर निकल के आ जाएगा, तो इसीलिए वी आई इज इक्वल टू वी सी डी वी बाई डी टी, ये मेरा इंस्टैंटेनियस पावर आया। ठीक है, अब हम इसको करना चाहते हैं, एनर्जी निकालना चाहते हैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा उस टाइम ड्यूरेशन में। तो p dt हम पावर को इंटीग्रेट कर दिए टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, हम इंटीग्रेट कर दिए और इंटीग्रेट करने के बाद p के जगह पे आप लिख दीजिए जो वैल्यू आप निकाले हैं bc dv बाय dt और इनटू dt कर दोगे तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा dt dt कट गया, c कांस्टेंट बाहर निकल गया, तो आपका इंटीग्रेशन किसका हुआ? v dv का इंटीग्रेशन हुआ। तो v dv का इंटीग्रेशन हुआ तो वो क्या हो जाएगा? v स्क्वायर एनर्जी स्टोर आएगा वो हाफ cv स्क्वायर आ जाएगा, या cv स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। अब जितना वोल्टेज उसमें डालोगे उतना एनर्जी तुमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यस मैम। ओके। तो ये हो गया अपना एनर्जी स्टोर। तो फिर से हम लोग दो बात इसमें कैपेसिटर में कंक्लूड करते हैं। अच्छा, कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लीजिए या वोल्टेज बोल लीजिए, एक ही बात। वोल्टेज जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है बेसिकली। एक प्लेट पे सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट पे सारा नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस, इसलिए उसको वोल्टेज भी बोल लेते हैं। ठीक, तो आप कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में या फिर आपका वोल्टेज के फॉर्म में, इसीलिए हम इसको डायनेमिक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें स्टोरिंग प्रॉपर्टी है, स्टोरेज प्रॉपर्टी है, और वो भी वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर करता है, तो इसलिए इसको डायनेमिक एलिमेंट है। अच्छा, इसमें भी फिर दो बात हम लोग कंक्लूड किए थे, आप लोग बताएंगे कि वो दो बात क्या था, क्या कंक्लूजन निकाले? बताएगा कोई बच्चा क्या कंक्लूजन निकला था? बोलो। Capacitor does not allow sudden change in voltage. अच्छा, करेक्ट है। और रीजन इसका? कारण? मैम चार्ज करने के तो धीरे धीरे ही चार्ज होता है मैम, जैसे इंडक्टर ही चार्ज होता है तो उसमें 0 टाइम माइनस टाइम पे भी होगा, वही चार्ज होगा जो 0 प्लस पे होगा, और डिस्चार्जिंग केस भी उसी प्रकार होता है, धीरे धीरे ही होता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा?
एक और चीज कंक्लूड किए थे वो क्या था? मैम जब स्टडी स्टेट में ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ट्रांजिएंट से TDS स्टेट में चला जाता है तो मैम वोल्टेज उसमें क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है मैम, तो उसमें करंट हो जाता है, मतलब ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है मैम। अच्छा, ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो ठीक है, यही दोनों हमारा कंक्लूजन था। इसको हम लोग एक्सप्रेशन से भी बता सकते हैं और किस चीज से बता सकते हैं, लॉजिकली भी बता सकते हैं। पहला क्या था कि कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, इससे क्या होता है? देखिए, I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी है, तो सी डी वी बाई डी टी है, तो इसमें अगर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज हुआ, इसका मतलब डी टी टेंस टू जीरो और डी वी कुछ हो जाएगा, तो समथिंग बाय जीरो विल बी इंफिनिटी। तो ऐसा सिचुएशन होने के लिए मेरा करंट को इंफिनिटी होना चाहिए, तो करंट का इंफिनिटी होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये पूरा सिनेरियो ही पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज। एक तो ये मैथमेटिकली हो गया, और लॉजिकली एक बच्चा भी बोला ही कि हम लोग जिस फॉर्म में चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं वो सडनली नहीं कर सकते हैं। तो आप में कैपेसिटर में वोल्टेज के टर्म्स में चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता है, तो आप उसको सडनली इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, और धीरे धीरे ही। ये तो अपना लॉजिकली हो गया, और मैथमेटिकली भी हम बता दिए। उसी तरह से दूसरा कंक्लूजन था कि इन स्टेडी स्टेट कंडीशन कैपेसिटर बिहेव एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब वोल्टेज जीरो हो जाता है, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज जीरो हो जाने का मतलब कि आपका जो ये है सी डी वी क्या बोलते हैं, sorry, I'm so sorry, under steady state condition DC सोर्स के लिए कैपेसिटर बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह, यही ना होता है? यस। ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट का मतलब है करंट जीरो हो जाना, और करंट जीरो हो जाना, तो देख लेते हैं इसको मैथमेटिकली। हमारा कैपेसिटर में रिलेशन है I इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, ठीक। तो अगर आपका कैपेसिटर में वोल्टेज सडनली चेंज हुआ, सडनली, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे क्या है कि कैपेसिटर स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपका सब वोल्टेज और करंट कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता है, तो डीवी जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज जीरो, तो डीवी बाई डी विल बी जीरो। डीवी बाई डी जब जीरो हो जाएगा तो आपका करंट भी जीरो, क्योंकि यहाँ पे है आई इज इक्वल टू सी डीवी बाई डी, तो डीवी बाई डी जो जीरो हो जाएगा तो आपका करंट भी जीरो हो जाएगा, और करंट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब उस जगह को हम लोग ओपन सर्किट बोलते हैं। आपका वोल्टेज जीरो हो जाता है तो आपका शॉर्ट सर्किट कहलाता है, करंट जीरो हो जाता है तो आपका ओपन सर्किट कहलाता है। तो फिर इसमें ये बोलना बहुत जरूरी है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन में डीसी सोर्स के लिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन जब आ जाएगा तभी आपका कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया और उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जीरो होगा। अगर आपका ट्रांजिएंट स्टेट में रहेगा तो आपका तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज जो उसमें रहेगा वो जीरो नहीं होगा, वो कुछ वैल्यू होगा, और वो जब कुछ वैल्यू होगा तो आपका करंट का भी कुछ वैल्यू होगा, तो आपका सिस्टम ओपन सर्किट नहीं होगा, आपका सिस्टम में करंट फ्लो करेगा, कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा। लेकिन जब आपका सिस्टम जो है वो ट्रांजिएंट स्टेट से स्टेडी स्टेट में चला जाता है, तो स्टेडी स्टेट में सिस्टम फुली चार्ज होने के बाद जाता है, जब फुली चार्ज हो गया तो अब वो फर्दर चार्ज नहीं हो रहा है, तो dv by dt is equal to 0, that's why I will be equal to 0, and that's why we can say that circuit is an open circuit. Is it clear? ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कैपेसिटर। तो रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, तो हम लोग सारे पैसिव एलिमेंट के बारे में बात कर लिए। और
ये सारा जो था बाई डायरेक्शनल एलिमेंट था, यूनी डायरेक्शनल नहीं था। अब हम लोग एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि है वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। तो आपका नेक्स्ट क्लास में उस बारे में बात करेंगे। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में 5 ही चीज हम लगा के सर्किट बनाते हैं, जिसमें 3 पैसिव और 2 एक्टिव। तो तीनों पैसिव डिस्कस कर लिए, अब 2 एक्टिव डिस्कस कर लेंगे। तो इसी 5 चीज को मिला के दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में बात करते हैं। आज यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम था मैम। हाँ, मैम वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डालते हैं ना मैम, वो एक सीरीज क्या बोलते हैं उसको, उसमें मैम रेट लगा है, तो मतलब उसको कैसे निकालेंगे? दिखाओगे क्वेश्चन तब ना। एक लड़का भेजा है मैम, दिखाइए। आपके व्हाट्सएप पे भेजा है मैम। हमारे व्हाट्सएप पे भेजा है या ग्रुप पे? व्हाट्सएप पे सुबह में भेजा है मैम। अब नंबर तो हमको नहीं पता, देखते हैं। वो जस्टिन ब्रिज के मैम कॉर्नर पर रियो स्टेट लगा हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ से आप लाए हैं? किसी कॉलेज का ही मैम, टेस्ट का ही है। अच्छा अच्छा, ये 4th क्वेश्चन का रियोस्टेट है। इसमें क्या है? फाइंड the circuit shown in figure below, find the value of R that will release maximum maximum power, determine the power। हे भगवान, देखिए ये रियोस्टेट, ठीक है, चेंज होने वाले रेजिस्टेंस को रियोस्टेट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप थेवेनिन्स थ्योरम लगाएंगे, ठीक है, उसको लोड की तरह ट्रीट करेंगे। तो इधर के पूरे सर्किट को आप आरटीएच और वीटीएच निकालेंगे ना। यस मैम, वीटीएच आ गया मैम। यस मैम। वीटीएच आ गया, उसी तरह आरटीएच आएगा। अब मैक्सिमम पावर के लिए मेरा आरटीएच और आरएल इक्वल होना चाहिए। तो आपका जो आरटीएच आया उसी के बराबर वो रियोस्टेट हो जाएगा। तो आपको रियोस्टेट में मैक्सिमम पावर मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम लोग यही पढ़े हैं कि हम लोग जब सर्किट को थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो आपका क्या होता है, आपके लोड में मैक्सिमम पावर मिलता है जब आपका लोड रेजिस्टेंस और थेवेनिन रेजिस्टेंस इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया कि इस सर्किट में आप R का वैल्यू निकालिए जबकि आपको मैक्सिमम पावर मिलता है, वहां पे मैक्सिमम पावर रिलीज होता है। तो डिटरमाइन दिस पावर, तो पावर भी बाद में निकाल लेना, पहले R निकाल लोगे। आर कैसे निकालोगे? आरटीएच जो होगा वही आर होगा, ठीक है। निकल नहीं रहा मैम, बनाकर निकल नहीं रहा है यार, आरटीएच नहीं निकलता मैम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। देख लेते हैं आरटीएच कैसे नहीं निकलता है। आप उसको ओपन सर्किट छोड़ेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट कर देंगे। तो आपका 5 ओम और 7 ओम पैरेलल में हो जाएगा, और 10 ओम, ये किलो ओम है क्या? सब ओम है। सब ओम है। तो 5 ओम और 7 ओम पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि आपका 10 वोल्ट तो दोनों का पॉइंट जुड़ गया ना। तो आपका 5 ओम और 7 ओम पैरेलल हो जाएगा। तो आप उसको सॉल्व करो पैरेलल वाले फॉर्मूला से। फिर आपका 10 और 20 पैरेलल हो जाएगा, तो उसको सॉल्व करोगे पैरेलल वाले फॉर्मूला से। और इस दोनों का जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आएगा वो दोनों सीरीज में रहेगा। मैम इसका टोटल आया है 9.6 ओम। जो भी आया होगा हम बता दे रहे हैं, ऐसे किए हो जैसे हम बोल रहे हैं। यस 5 और 7 पैरेलल। देखो आप को देखिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए टर्मिनल जानना बहुत जरूरी है कि आपको किसके अक्रॉस निकालना है। तो आपको कहाँ कहाँ पे निकालना है? आपका 2 टर्मिनल कौन कौन सा है?
ऊपर वाला पॉइंट सबसे एक्सट्रीम जो ऊपर है और सबसे नीचे जो पॉइंट है उस दोनों पॉइंट के बीच में आपको रेजिस्टेंस निकालना है ना। 5 और 7 जहाँ पे ऊपर में जुड़ रहा है मेरा एक पॉइंट वो है, और 10 और 20 जहाँ नीचे जुड़ रहा है वो मेरा दूसरा पॉइंट वो है। तो जहाँ पे ये दोनों पॉइंट जुड़ रहा है उस दोनों पॉइंट के बीच में मेरा हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमको वर्टिकली निकालना है, तो 5 और 7 को पैरेलल कर दो, कुछ भी आंसर आएगा मान लो, और 10 और 20 को पैरेलल कर दो, कुछ भी आंसर आएगा, और उसको फिर सीरीज में कर दो, तो जो आंसर आएगा वो हमारा आरटीएच हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट में आंसर है तो इशू नहीं है, यू आर अलाउड टू यूज द कैलकुलेटर। पॉइंट में आंसर आया, कैलकुलेशन में नहीं फंसना है आपको, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। कैलकुलेशन में मान लो 5 into 7 डिवाइडेड बाय 5 plus 7, अब इसको जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, वो आपको नहीं करना है, वो आपको कैलकुलेटर से कर लेना है। ठीक, तो जो भी आपका आरटीएच आ जाएगा, अब आ जाएगा आरटीएच। यस मैम। तो अब जो आरटीएच आ जाएगा वही आर का मान होगा, जिसपे अगर आप आर को सेट करेंगे तो आपको मैक्सिमम पावर मिलेगा। देखिए आर आपका चेंज किया जा सकता है क्योंकि ये रियोस्टेट है, तो उसको एक ऐसे पॉइंट पे फिक्स करना है जिसपे कि आपको मैक्सिमम पावर मिले, तो वो पॉइंट है आरटीएच के बराबर। तो आप आरटीएच जो निकल के आया वही अगर आर का मान रख दोगे तो तुमको मैक्सिमम पावर आर में मिलेगा। ठीक है, तो एक तो हमारा आर का मान पहले पता चल गया, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर आपको बोल रहा है डिटरमाइन द पावर। ठीक है, तो डिटरमाइन द पावर कहाँ पे, लोड में। तो सबसे पहले आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए, ठीक है, उसमें वीटीएच रखिए, आरटीएच रखिए और आरएल रखिए। आरटीएच और आरएल सेम है, और वीटीएच रखिए, तीनों को जोड़ लीजिए, उससे उसकी मदद से आपको करंट मिल जाएगा ना। करंट कैसे मिलेगा, वीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आरएल, क्योंकि आरटीएच और आरएल सेम है, तो यू कैन राइट वीटीएच अपॉन 2 आरटीएच। यस मैम। लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा करंट मिल जाएगा, और अगर करंट मिल गया तो तुमको उस टर्मिनल के अक्रॉस पावर भी मिल जाएगा। किस फॉर्मूला से, आई स्क्वायर इंटू आर के फॉर्मूला से। तो आई स्क्वायर वही आई करोगे जो अभी निकाले हो, इंटू आर कौन सा, आर एल, क्योंकि लोड में ना पावर निकालना है, आर एल। और आरटीएच और आर एल सेम ही है, लेकिन रियल में हमेशा जिसके अक्रॉस पावर निकालना होता है वो रेजिस्टेंस लेते हैं, तो हमको लोड के अक्रॉस निकालना है तो आप आर एल लीजिएगा। आई स्क्वायर इंटू आर एल करोगे तो आपको फाइनल पावर मिलेगा, जो कि आपका आंसर होगा। डिटरमाइन दिस पावर, तो यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस। जो बच्चा डाउट पूछा था या कौन शुभम है, आपको क्लियर हुआ? जी मैम जी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों के पास? मैम आंसर है, आंसर नहीं है, अच्छा फिर भी ठीक है, आप इस मेथड से बनाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन किसी मिड सेमेस्टर का पेपर था कि ऐसे क्लास टेस्ट है? क्लास टेस्ट। अच्छा चलिए, ओके देन। और ये ऊपर का सारा सवाल बन गया ग्रुप में बना करके इसको सॉल्यूशन। यस, ऊपर का सब बन गया। अच्छा चलिए, इसमें क्या बोले, सॉल्यूशन ग्रुप में बना के भेजिए। नो मैम दिए थे ग्रुप में। अच्छा आप दिए थे, तो आपको अब समझ आया? हेलो, यस मैम। ठीक। अच्छा वीटीएच कैसे निकाले हो? वीटीएच कैसे निकाले हो? मैम 7 और 20 ओम को वी आई निकाल दी ना मैम, ऊपर का करंट अलग होगा I1 और नीचे का करंट को I2 ले ली मैम। अच्छा, ऊपर में जो करंट है मैम 7 ओम जो रजिस्टर है मैम, उसको 7 और 20 ओम लिए मैम।
तो ऊपर का जो आई था उसको हम वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिए, V इक्वल टू आई आर से, और नीचे में भी कन्वर्ट कर दिए V इक्वल टू आई आर से। फिर दोनों का ऐड कर देंगे मैम, तो वो तुम्हारा आपका VTH आ जाएगा मैम। 32 आया था 32 आया है मैम, 8.32 आया था। 8.32 आया था 8.32 आया था। अच्छा ठीक है, देखेंगे। मैम दोनों साइड से सेम ही आया था मैम, जैसे कि हम 720 को लिए थे, कंसीडर किए थे, अब 510 को भी कंसीडर करेंगे तो भी वही आएगा, मतलब VTH का वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब मेरा आंसर सही होगा ना मैम, इसका मतलब यही होगा ना। हाँ, दोनों तरफ से देखोगे तो सेम आएगा तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए ओके, ये डाउट क्लियर हुआ? यस मैम। ओके देन, आज रहने देते इतना ही। थैंक यू। थैंक यू।